गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन इंजीनियरिंग पीजी कॉलेज। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, उसके बाद आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और हम आपको लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड बता चुके हैं। तो चलिए एंजॉय के साथ जुड़ जाइए हमारे साथ, और आज हम आपको बताएंगे सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है? यह ऑलरेडी एक फोटोवोल्टिक डिवाइस होता है। यहाँ पे हमने कुछ की पॉइंट्स आपको लिख दिए हैं। की पॉइंट जरा आप ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। तो की पॉइंट्स आप देख लीजिए। हाँ, तो की पॉइंट्स आप देख भी चुके होंगे। सोलर सेल ऑलरेडी पीएन जंक्शन डायोड होता है। सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड होता है अर्थात फोटोवोल्टिक डिवाइस होती है। तो यहाँ पे सोलर सेल जो होता है यह सोलर एनर्जी कन्वर्टर होता है। सोलर सेल इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि बेसिकली यह फोटोवोल्टिक सेल होता है और यह एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है अर्थात सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अर्थात यह सोलर एनर्जी कन्वर्टर होता है, जिसको 1839 ईस्वी में बैक्वेरल ने इसके बारे में बताया था, अर्थात फोटोवोल्टिक सेल के बारे में बताया था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सोलर सेल, अभी हमने आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड होता है और इसमें कोई बाइसिंग की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप एलईडी में, फोटो डायोड में फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस केस में आपने देखा था। यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अर्थात जो सोलर सेल होता है वह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो लेयर फेसिंग सन साइड शुड बी थिन, अर्थात जो साइड सन की ओर होगा, सूरज की ओर होगा, वह क्या होगा, बहुत ही थिन होगा। यहाँ पे डज नॉट रिक्वायर एनी बाइसिंग वोल्टेज, यहाँ पे किसी बाइसिंग वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। इसका यूज स्पेस व्हीकल्स में किया जाता है, एनर्जी स्टोर करने के लिए भी। सोलर पैनल, स्टोरेज बैटरी, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, कैलकुलेटर भी आप देखे होंगे जो सोलर पैनल लगे होते हैं। और यहाँ पे आपका की पॉइंट यूजेस को भी थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। क्लियर? अब हम आते हैं इसके बारे में, हम आपको बताते हैं कि इसका क्या उपयोग है। और इस दैनिक जीवन में आप देख लीजिए कि यह पीएन जंक्शन डायोड जो होता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे आज आधुनिक युग में जो भी ईंधन हैं वह क्या है, लिमिटेड, चाहे आपका डीजल हो, पेट्रोल हो, कोयला हो, वो सब क्या है, लिमिटेड है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि अत्यधिक आप ऐसे पावर का यूज़ कीजिए कि जो कि क्या है, अनलिमिटेड है। यहाँ पे ये माना जाता है कि सूर्य जो है इस पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो बात करते हैं कि हम तो मानते हैं कि सूर्य जो है ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन यहाँ पे जब हम छोटे थे कुछ एक गाना आया था, क्या, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। तो उसको आप भूल जाइए, उस जिगर के आग को आप अपने काबिलियत में लगाइए, उसको स्टोर करके रखे रहिए। यहाँ पे अत्यधिक अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसे ईंधन का यूज कीजिए कि जो क्या है, अनलिमिटेड है। यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है अनलिमिटेड सोलर एनर्जी है, अनलिमिटेड एनर्जी है। इसका उपयोग हम करें, जो कि गवर्नमेंट भी इसके लिए आपको प्रोग्रेस कर रहा है। तो अब हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे।
कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। इसका बेस तो हमने बता दिया कि सोलर सेल क्या होता है, एक फोटोवोल्टिक सेल होता है, जनरली क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड होता है, और यह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये नॉर्मली क्या है कि एक इस तरीके से हमने बना दिया कि अभी हमने आपको बताया कि लेयर फेसिंग सन साइड शुड बी थिन, अर्थात जो साइड सन की ओर रहेगा वो क्या होगा, बहुत ही थिन होगा। अगर लेयर बहुत थिन नहीं होगा तो जो लाइट की इंटेंसिटी, जो लाइट इस पर इंसिडेंट होगा, इसकी इंटेंसिटी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, बहुत ही थिन रखते हैं। अगर बहुत थिन नहीं रखेंगे, जो सोलर पैनल होता है, तो जब तक 12 बजे वाला धूप नहीं होगा, कि गर्मी वाला जैसा कि इसमें चल रहा है, इतनी गर्मी नहीं होगी, तब तक वहाँ क्या होगा कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए जो पीएन जंक्शन होता है वो बहुत ही थिन होता है। मेन सबसे पतला वो होता है जिस लेयर पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यन है और पी है। इसके पहले हम आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताए भी थे, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, पी रीजन और यन रीजन, पी रीजन और यन रीजन। इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें यन साइड में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर आपके होल्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं, क्योंकि यन टाइप सेमीकंडक्टर जो बनता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी होल्स होते हैं। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर जो बनता है वह ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के डूप करने से बनता है। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डूप किया जाता है, इसका मतलब उसमें जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है वह क्या होती है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन को एक एक्सेप्ट कर सकता है। जब एक्सेप्ट करेगा तो वहाँ पर निगेटिव साइन है। और यन टाइप सेमीकंडक्टर जो बनता है वहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को डूप किया जाता है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को डूप करना मतलब कि यहाँ पे जर्मेनी में सिलिकॉन एटम्स होते हैं जिसकी वैलेंसी 4 होती है, अर्थात उसके एटॉमिक ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है, तो इसका मतलब इसमें जो इम्प्योरिटी है क्या है, डोनर इम्प्योरिटी है। डोनर इम्प्योरिटी है तो इसका मतलब इसमें चार्ज जो होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इससे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी होल्स होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे आपका डोनर इम्प्योरिटी है, यहाँ क्या है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आकर क्या भर लेते हैं, होल्स को भर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होल्स को भर लेते हैं, ये क्या करते हैं, होल्स को भर लेते हैं। तो यहाँ पे यह क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। जब ये न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक लेयर बन जाता है। यहाँ पे एक लेयर बन जाता है। अब यहाँ से मेजॉरिटी कैरियर होल्स, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन, अर्थात एक दूसरे को डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे केवल आपके आयन बचे रहते हैं। तो इस बैरियर को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। और यह क्या होता है, डिप्लेशन लेयर होता है। यह आपका डिप्लेशन लेयर होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। यहाँ पे भी क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। ये आपका पी लेयर है। पी लेयर भी थिन होता है, लेकिन जिसपे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह क्या होता है, ऑलरेडी आपका वेरी थिन होता है, बहुत ही थिन होता है। और यहाँ पे आपका क्या है, यह मेटेलिक फिंगर है।
मेटेलिक फिंगर। मेटेलिक फिंगर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यह क्या होगा, यहाँ पे इसको लाइट को एक्सेप्ट एब्जॉर्ब करता है। यह ऑलरेडी क्या होता है, निकल कोटेड होता है, निकल कोटेड होता है जो कि लाइट को अत्यधिक एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यंग रीजन में क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यही प्रक्रिया यहाँ भी होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा यह होल्स को भरेगा, यह इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, होल्स को भरेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेंगे, यहाँ पे निगेटिव आयंस हो जाते हैं, यहाँ क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं। ये यहाँ पे एक लेयर बनता है जिसको हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये क्या होता है, एक लेयर बनता है जिसको हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है न इस साइड जा पाता है, तो यहाँ से मेजॉरिटी का इलेक्ट्रॉन जो होता है न इस साइड जा पाता है। ये क्या होता है, ऑलरेडी एक बैरियर होता है जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। और यह लेयर क्या होता है, डिप्लेशन लेयर होता है। जब यूवी लाइट या हाई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन क्या करता है, मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होता है, मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तो यह क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है। जब एक बार आप इसको देख लीजिए, फिगर इसका देख लीजिए, तो इसको हम अच्छे से आपको बताते हैं। यहाँ पे यह क्या होता है, डिप्लेशन लेयर होता है। अब हम यहाँ पे केवल एक एटम्स की बात करते हैं। मान लीजिए कि यह जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम, ये क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। और कुछ स्टार्ट में हमने इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को बताया, जो क्या होता है कि बनाए गए सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। जैसे आपका गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम आर्सेनाइड, गैलियम और कैडमियम आर्सेनाइड, ये सब क्या होते हैं, मानव निर्मित सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। यहाँ पे हम एक सिलिकॉन एटम्स की बात करते हैं, एक सिलिकॉन एटम्स की बात करते हैं। तो जो सिलिकॉन्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब फोटॉन इस पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा। अब अभी हमने आपको बताया कि यह क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंतर्गत आता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो क्या होगा, मूविंग कंडीशन में होगा। जब मूविंग कंडीशन में होगा तो हम यहाँ पे एक लोड लगा कर क्या करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनॉरिटी करंट, अर्थात जब जिस फ्रीक्वेंसी का फोटॉन इस सरफेस पे इंसिडेंट होगा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन का इल्यूमिनेशन होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनॉरिटी करंट। ठीक, ये तो हो गया आपका वर्किंग, क्योंकि जिस इंटेंसिटी का फोटॉन इस पे आपतित होगा उसी एवरेज में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। यहाँ पे सोलर पैनल में आपने देखा भी होगा कि जो ये लगा होता है इस तरीके से, ठीक है, यह बहुत ही थिन होता है और यहाँ पे दोनों जंक्शन होते हैं, मतलब कि दोनों सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, एन टाइप और पी टाइप एक जंक्शन होता है। जब इस पे लाइट इंसिडेंट होता है, जब लाइट इंसिडेंट होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो सोलर सेल होता है
उसका स्ट्रक्चर, सोलर सेल का ये आपका हो गया सिंबल ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल का सिंबल होता है जैसा कि हमने आपको फिगर में बनाया है। जब यहाँ पे क्या है कि आपको पी टाइप है, एन टाइप है, इसमें हमने आपको बताया कि दोनों लेयर क्या होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं। इसमें वह लेयर बहुत ही थिन होता है जिससे क्या होता है, लाइट इंसिडेंट होता है। जिससे लाइट इंसिडेंट होता है वह लेयर क्या होता है, बहुत ही थिन होता है। यह इस प्रकार से इसका क्या है, वर्किंग है। यहाँ पे एक एटम को अगर हम लेते हैं तो यहाँ जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर लिबरेट होते हैं जिसके रीजन से करंट फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल ऑलरेडी क्या होता है, मेजॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी के क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और इसमें यहाँ पे लिखा गया डज नॉट रिक्वायर एनी बाइसिंग वोल्टेज, यहाँ पे नो बायस, अर्थात एलईडी और फोटोडायोड की तरह यहाँ पे बाइसिंग नहीं होता है। अब इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर हम इसका यूज आपको बताते हैं। इसका यूज स्पेस व्हीकल्स में किया जाता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए। एनर्जी को स्टोर करने के लिए स्पेस व्हीकल्स में आपके सोलर सेल का यूज किया जाता है। और कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉच जैसा कि आप लोग देखे भी हैं, तो इसमें इन सब का यूज किया जाता है। तो हम ये आपका सोलर सेल हो गया, इसका की पॉइंट्स हैं, इसका वर्किंग हमने आपको बता दिया, यूजेस भी हमने आपको बता दिया। ये रहा उसका कंस्ट्रक्शन। और इस समय आधुनिक समय में, प्रेजेंट टाइम में सोलर एनर्जी जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम आशा करते हैं कि आप लोग जितना भी हो सके सोलर एनर्जी का यूज कीजिए, क्योंकि जो भी हमारे ईंधन हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं। और हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ईंधन बचा के रखें और अत्यधिक सोलर एनर्जी का उपयोग करें। इसके बाद हम आपको कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। हम आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताए थे, तो सोचे कि इस पर आधारित जो भी टॉपिक्स हैं, एलईडी भी है, फोटो डायोड भी है, आपका सोलर सेल भी है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस अर्थात ऑटो इलेक्ट्रिक डिवाइस का काम ही होता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बता चुके हैं, इसलिए हम आपको बताए हैं सोलर सेल। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, कि पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइएगा। इसको आप एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे आप देखिए नया टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर, कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में जानने से पहले यहाँ 1923 ईस्वी में कॉम्पटन ने जो खोज किया था, उन्होंने एक एक्सरेज फोटॉन को लो एटॉमिक नंबर लाइक एज ग्रेफाइट कार्बन, इससे फोटॉन को अर्थात एक्सरेज को इंसिडेंट कराया। वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो फोटॉन होता है वह क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, जिसके कारण उसका वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य चेंज होता है। इसी चेंज इन वेवलेंथ को कॉम्पटन शिफ्ट कहा गया और इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहा गया। अब आते हैं, थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। आपने पढ़ा भी होगा बेसिक में, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, 1895 ईस्वी में एक्सरेज 1895 ईस्वी में एक्सरेज की खोज हुई थी, जिसको रोंटगेन ने क्या किया था, इसकी खोज किया था। और 1895 में ही अल्फ्रेड नोबेल
जो कि नोबेल प्राइज को स्टेबलाइज किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 ईस्वी में ही नोबेल प्राइज को स्टेबलाइज किया था और एक्सरेज की खोज के लिए रोंटगेन को सन 1901 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, जो कि इस भौतिक जगत में भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज था सन 1901 ईस्वी में, जो कि रोंटगेन को मिला था। उसके बाद लाउ, मैक्स वॉन लाउ सन 1912 ईस्वी में उन्होंने बताया कि एक्सरेज का डायफ्रैक्शन भी होता है। उन्होंने बताया कि 1912 में उन्होंने बताया, कौन? लाउ, मैक्स वॉन लाउ ने ये बताया कि इसका क्या होता है, डायफ्रैक्शन भी होता है। किसका? एक्सरेज। अब यहाँ पे 16-17 साल का लड़का जो कि पॉलिटेक्निक के एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाता है। अब उन्होंने, वह लड़का सन 1905 ईस्वी में ये बताता है कि जो फोटान होता है वह क्या होता है, किसमें कुछ पार्टिकल के भी गुण होते हैं। फोटान क्या होता है? E=h²। इसको बताया था 1905 ईस्वी में। अब तो आप समझ ही गए होंगे ये लड़का कौन था। ये लड़का अल्बर्ट आइंस्टीन थे। यह जो फेल हुआ लड़का, पॉलिटेक्निक में फेल हुआ लड़का है 1905 ईस्वी में जो बताया, वह क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। और यही अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किया सन 1905 ईस्वी में, जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज उनको दिया गया। ठीक, ये तो इनकी हिस्ट्री हो गई। अब आते हैं कॉम्पटन के लिए। कॉम्पटन इफेक्ट जो 1923 ईस्वी में कॉम्पटन ने जो डिस्कवर किया, उसके लिए सन 1927 ईस्वी में, उसके लिए सन 1927 ईस्वी में किसको प्राइज मिला? कॉम्पटन को 1927 में क्या भी मिला? नोबेल प्राइज मिला। किसको? कॉम्पटन को सन 1927 ईस्वी में नोबेल प्राइज के द्वारा सम्मानित किया गया। अब मेन हम ये आते हैं कि इसको आप एक बार देख लीजिए, हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट जिसको बोलते हैं कॉम्पटन प्रभाव, सन 1923 ईस्वी में कॉम्पटन ने खोज किया कि जब कोई एक्सरेज वेव अर्थात फोटान किसी लो एटॉमिक नंबर लाइक ग्रेफाइट पे इंसिडेंट होता है, तो वहाँ क्या होता है? चेंज होता है, स्कैटर्ड होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? चेंज होती है। और जब फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, उसका वेवलेंथ भी क्या होगा? चेंज होगा। इसी चेंज इन वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए, ये लो एटॉमिक नंबर क्या है? लो लाइक कार्बन, यहाँ क्या होता है? फोटान h², यहाँ टकराता है, यह डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है। उसके बाद ये क्या है? स्कैटर्ड फोटान। ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इससे टकराता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं? लगते हैं, रिकॉइल करने लगते हैं। यह एंगल हम थीटा मान लेते हैं। यह क्या है? स्कैटरिंग एंगल है। और इसकी यहाँ पे E=h² है, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपने देखा चेंज इन फ्रिक्वेंसी, तो h², इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? ν' हो जाएगी, अर्थात इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसका मोमेंटम P=hν/c हो जाएगा। और इस कंडीशन में ये रहा आपका आफ्टर कोलिजन, ये रहा आपका नहीं, ये रहा आफ्टर कोलिजन, ये रहा बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले, कोलिजन के बाद। इस कंडीशन में इसकी एनर्जी जो होगी यह m0c² रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होगा और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी m × c² हो जाएगी और
वह एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। इसका डेरिवेशन भी हम आपको बताएंगे। उसका एक्सप्रेशन जो आता है, इसका एक्सप्रेशन आता है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, वे थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। थीटा जो होता है स्कैटरिंग एंगल होता है। इसका डेरिवेशन हम आपको बताते हैं। एक कॉम्पटन इफेक्ट आप एक बार नोट कर लीजिए। तो इसके हम आपको कोलिजन बता देते हैं, क्योंकि जब यहाँ से इससे कोलाइड करता है, कोलिजन क्या होता है? जब कोई दो एटम्स या दो बॉडी इंटरेक्ट एट अ शॉर्ट ड्यूरेशन, व्हेन ए बॉडी और पार्टिकल interact a short duration are called collision. Collision are two types, elastic and inelastic collision. यहाँ पे जो collision होगा वह elastic collision होगा, inelastic collision नहीं होगा। elastic collision क्या होता है? इस केस में जब कोई दो पार्टिकल या दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इस समय इसकी एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होता है? कंजर्व होता है। ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। जब दो बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करे, उसकी एनर्जी क्या हो जाए? चेंज हो जाए, उसे क्या कहते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। दोनों केस में इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कोलिजन के बारे में हम आपको इतना ही बताएंगे। ये आप इसको डेफिनेशन नोट कर लीजिए। हम डेरिवेशन पे आते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी हमने आपको कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बताया कि जब कोई फोटॉन किसी लो एटॉमिक नंबर पर इंसिडेंट होता है तो वहाँ से फोटॉन क्या होता है? स्कैटर्ड होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? चेंज होती है, जिसको हम मॉडिफाइड रेडिएशंस भी कहते हैं। जब फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो उसका क्या होगा? वेवलेंथ भी चेंज होगा। अब यहाँ पे लो एटॉमिक नंबर, ये क्या है आपका? इंसिडेंट फोटॉन। क्या है? इंसिडेंट फोटॉन हैव एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू। इसकी एनर्जी क्या होगी? E इक्वल टू एच न्यू होगी। और इसका मोमेंटम क्या होगा? P इक्वल टू एच न्यू बाई सी। P इक्वल टू एच न्यू बाई सी। अब यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है, इस टारगेट, या क्या है? टारगेट है। इस टारगेट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगा? वेस्ट मास एनर्जी के बराबर एम नॉट सी स्क्वायर होगी। इस कंडीशन में इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? P इक्वल टू 0। इस कंडीशन में इसका मोमेंटम अर्थात संवेग क्या होगा? 0 होगा। यह क्या है? स्कैटर्ड फोटॉन। स्कैटर्ड फोटॉन। अभी हमने आपको बताया कि जब कोई फोटॉन लो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट से टकराता है तो वह फोटॉन क्या होता है? स्कैटर्ड होता है। जब स्कैटर्ड होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? चेंज होती है। जब उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? चेंज होगी। जब उसकी एनर्जी चेंज होगी तो हो जाए E इक्वल टू एच न्यू डैश। अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? P इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी। अर्थात जब फ्रिक्वेंसी चेंज होगा तो उसका वेवलेंथ चेंज होगा। ठीक है, इसका मोमेंटम भी चेंज होगा। P इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी। अब देखिए, जब यहाँ से इससे टकराता है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? रिक्वाइल करने लगते हैं। इस कंडीशन में इसका संवेग P इक्वल टू क्या होगा? mv होगा। और इसकी एनर्जी E इक्वल टू mc स्क्वायर हो जाएगा। और यह इसकी एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी E के इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी E के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये क्या हो गया? रिक्वाइल्ड इलेक्ट्रॉन। रिक्वाइल्ड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, अब रिक्वाइल्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यह डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस हो गया। और इस केस में अगर देख लिया जाए तो यह क्या हो गया? बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे कॉम्पटन ने एक ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर लगाया। ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम यही बता देते हैं। ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर काम होता है या क्या होता है कि मूविंग कंडीशन में होता है, जो कि वेवलेंथ को अलग अलग डायरेक्शन में वेवलेंथ को मेजर करता है।
ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया। जब कोलिजन के बारे में हमने आपको डिस्कस किया, इस कंडीशन में ये आपका क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, स्कैटरिंग एंगल अब क्या है, थीटा है। एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, mc² है। अब यहां पे हमने आपको बताया कि इसका मोमेंटम और एनर्जी क्या होता है, दोनों कंजर्व होता है फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां से आप देख लीजिए, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अर्थात ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार तो क्या हो जाएगा। अब यहां से देखिए, कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद एनर्जी क्या है, एच न्यू प्लस इसकी एनर्जी क्या है, m0c² इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश प्लस mc²। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपको मिल गया। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एच न्यू प्लस m0c² प्लस एच न्यू डैश प्लस mc² एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ x एंड y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस के लिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी प्लस इस केस में क्या है, मोमेंटम यहाँ पे मोमेंटम क्या है, 0। ये हो गया बिफोर कोलिजन। उसके बाद इस एक्सिस के थ्रू क्या हो जाएगा, cos थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, sin थीटा, पे हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी, एच न्यू डैश बाई सी cos थीटा प्लस mvc cos फाई। इक्वेशन नंबर 3। mvc सी नहीं होगा जी, mv cos फाई। अब सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, एंड ये 0 हो जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा माइनस mv साइन फाई। इक्वेशन नंबर 4 ये आपको मिल गया कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। इस केस में हमने आपको बताया जब कोलिजन होता है, कोलिजन के ये आपका बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, क्योंकि जब फोटॉन किसी लो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट से टकराता है तो यहाँ फोटॉन क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। यहाँ जो कोलिजन होता है वह इलास्टिक कोलिजन होता है। जब इलास्टिक कोलिजन होता है, एक तरीके से देख लीजिए कि कोलिजन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अर्थात संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद दोनों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे एच न्यू प्लस m0c² इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस mc², ये आपका फर्स्ट हो गया। एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स एंड वाई एक्सिस, एच न्यू अपॉन सी प्लस 0, क्योंकि इस केस में इसका मोमेंटम क्या है, 0 है। एच न्यू डैश बाई सी cos थीटा प्लस mv cos फाई, यहाँ से इक्वलिटी आपका 0 हो गया। एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा माइनस mv साइन फाई, आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इसको आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। और इक्वेशन आप ऐसे नोट करते जाइएगा, ठीक है। हम डेरिवेशन आपको कराएंगे तो इसको ये 1 बाई 1 इक्वेशन आप नोट करते जाइए, क्योंकि इतने बोर्ड में पूरा कंप्लीट करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे इक्वेशन 4 तक हो गया। अभी हम इक्वेशन 1 को उठाएंगे, उसको इंटरचेंज करेंगे, फिर 3 को 4 को, उसके बाद स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम इसको रिमूव करते हैं, फिर आगे चलते हैं।
हाँ, यहाँ पे आप देखिए कि इक्वेशन 2 और 3 को हमने इंटरचेंज कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एम वी सी कॉस फाई माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 को हमने इंटरचेंज कर दिया तो एम वी सी साइन फाई एंड एच न्यू डैश साइन थीटा, वेयर थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। अब इक्वेशन 4 एंड 5 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 और 5 को स्क्वायर करके हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि इसी तरीके से देख लीजिए यम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नहीं माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा। अब उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप यहाँ से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, अगर देखा जाए तो एच स्क्वायर सब में कॉमन है तो एच स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे कर दीजिए सब में से एच स्क्वायर जब कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा प्लस न्यू डैश का स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। एक मिनट, यहाँ देख लीजिए 2 न्यू डैश कॉस थीटा प्लस न्यू डैश का स्क्वायर, आप सही हो गया। ठीक, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 6। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने के बाद कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू सब में से एच स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस थीटा और यहाँ से कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से न्यू डैश का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 6 आपको मिल गया। अब बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था आपका एच न्यू प्लस एम नॉट का सी स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, यही था इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे। जब हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे तो हो जाएगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो एम स्क्वायर सी पावर 4 इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट के स्क्वायर सी पावर 4 इक्वेशन नंबर 6। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। एक मिनट, इसको पूरे कवर कर दीजिए। जब पूरे कवर कर देंगे
तो हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर प्लस यम नॉट का स्क्वायर सी पावर 4 प्लस 2 एच न्यू माइनस न्यू डैश यम नॉट सी। ठीक, अब हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फाइन गए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जो इक्वेशन नंबर 6 था, इक्वेशन नंबर 7 था, हमने क्या किया, उन दोनों को इक्वेशन 7 में से 6 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट घटाने के बाद हमको मिला यम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कास थीटा प्लस 2 एच न्यू माइनस न्यू डैश यम नॉट सी स्क्वायर प्लस यम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, इक्वेशन नंबर 8। उसके बाद हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार, जो आइंस्टीन ने बताया था, अभी तक आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अनुसार आप जानते हैं कि मास अर्थात द्रव्यमान अगर स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिमान अवस्था में हो, वह क्या होता, परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अगर मास द्रव्यमान क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, उसका मास दूसरा होगा। अगर वही मोशन में हो जाएगा, उसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वी नो दैट वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, अर्थात वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन। यहाँ लिख दीजिए वी नो दैट, हम जानते हैं, ये फार्मूला आप पढ़े भी हैं, यम बराबर यम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फार्मूला है वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी का। अब क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप दोनों पक्ष जब हम वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर इक्वल टू यम नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम इम्प्लाइज ऐसे लिख सकते हैं ना, यम स्क्वायर इक्वल टू यम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर ऊपर चला गया, तो हो गया यम स्क्वायर इक्वल टू यम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू यम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर हम यही दोनों में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा यम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू यम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। इसको इक्वेशन नंबर हम बना लेते हैं 9। अब देखा जाए, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9, समीकरण 8 और 9 द्वारा। अब देखिए यम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। इसका मतलब इसके स्थान पे हम यम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसका मतलब इसके स्थान पे हम यम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये लिख दे देंगे। तो यम नॉट का स्क्वायर सी पावर 4 इक्वल टू हो गया -2 एच न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 एच न्यू माइनस न्यू डैश यम नॉट सी स्क्वायर प्लस यम नॉट का स्क्वायर सी पावर 4। इतना हो गया। अब यम नॉट सी स्क्वायर 4 से यम नॉट सी स्क्वायर 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया, जो माइनस वाला साइन है उसको हम इस साइड कर लेते हैं, यहां से इसको कर लें। अच्छा, पहले इतना आप लिख लीजिए, फिर ऊपर चलते हैं। इसको आप पहले इतना नोट करिए।
यहाँ तक आपका हो गया एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 इक्वल टू माइनस 2h न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 से एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2h न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2h से 2h कैंसिल हो गया। अब आपका बच्चा न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। इतना हो गया। इसको हम लिख सकते हैं न्यू माइनस न्यू डैश अपान न्यू डैश इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे आपका एच स्क्वायर है, यहाँ पे आपका एच स्क्वायर है, तो एक एच से एक ही एच कटेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे एच अपान एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, इतना आप देख लीजिए। अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ कर सकते हैं, हो जाएगा 1 अपान न्यू डैश माइनस 1 अपान न्यू इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। एक सी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा सी अपान न्यू डैश माइनस 1 अपान सी अपान न्यू इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। इतना हो गया। अब हम जानते हैं सी अपान न्यू डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश माइनस सी अपान न्यू, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला हो गया आपका कॉम्पटन शिफ्ट का। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा विच इज द एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट। यह आपका क्या है, इक्वेशन जो है चेंज इन वेवलेंथ का है, जिसको हम कॉम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कॉम्पटन जो है क्वांटम थ्योरी का भी उपयोग करके जो एक्सप्रेशन चेंज इन वेवलेंथ दिया तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। उन्होंने केवल यही कहा कि जब कोई एक्स-रे फोटॉन किसी लो एटॉमिक नंबर एलिमेंट पे इंसिडेंट होता है तो वह क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मॉडिफाइड होती है, चेंज होती है, और इस इफेक्ट को क्वांटम इफेक्ट कहते हैं। यह एक्सप्रेशन क्या है, क्वांटम शिफ्ट है। यहाँ लिख दीजिए विच is the expression for Compton shift। और change in wavelength। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो केस अराइज होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, दो केस अराइज होते हैं। कौन कौन से केस उत्पन्न होते हैं, इसको पहले आप नोट करिए, तो हम केस आपको बताते हैं कि इस फार्मूले से कौन कौन सा केस अराइज होता है। जब एंगल थीटा इसको यहाँ पे जान लीजिए कि जो टोटली है कि आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है और स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है। उसके अलावा प्लांक कांस्टेंट, रेस्ट मास, इन सब पे चेंज इन वेवलेंथ डिपेंड नहीं करता है, केवल स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस केस में डिपेंड करता है, किस एंगल पे मिनिमम होता है, किस एंगल मैक्सिमम होता है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, हम उसका केस आपको बताते हैं। पहले नोट करिए। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, अभी हमने आपको बताया जो चेंज इन वेवलेंथ होता है वह केवल स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से स्पेशल केस देख लीजिए, स्पेशल केस फर्स्ट व्हेन थीटा इक्वल टू 0, अर्थात जब स्कैटरिंग एंगल का मान क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। कॉस थीटा का मान 1 होगा तो हो जाएगा
डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, अर्थात डेल्टा लेमडा इक्वल टू 0। सेकेंड केस, व्हेन थीटा इक्वल टू π/2, π/2 मीन्स 90 डिग्री, इस कंडीशन में cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस 0 इक्वल टू डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी। थर्ड केस होता है जब थीटा इक्वल टू क्या हो पाई हो, अर्थात 180 डिग्री हो, उस कंडीशन में कॉम्पटन शिफ्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, अर्थात थर्ड व्हेन थीटा इक्वल टू पाई, जब स्कैटरिंग एंगल क्या होगा पाई होगा, 180 अंश होगा, उस कंडीशन में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है -1, तो यहाँ आपको मिल जाएगा डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 + 1, अर्थात 2 अपान 2 एच अपान एम नॉट सी डेल्टा लेमडा, अर्थात चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा सबसे अधिक कब होगा, जब थीटा इक्वल टू पाई अर्थात 180 अंश होगा। इसका मतलब ये है जो कॉम्पटन शिफ्ट है वह केवल स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि केवल स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करेगा और जो मटेरियल यूज किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। हम इसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं, इससे बेस्ड किस पे कॉम्पटन शिफ्ट पे, इससे आपको टोटली डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आपका हो गया कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन शिफ्ट का एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पे आपका स्पेशल केस हो गया। हम इस पर आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं जिससे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए और न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, आप देखिए कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड हम आपको एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं जिससे सारे डाउट आप क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम आर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड वेव। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक एक्स रेज है जिसका तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो, मतलब कि एक्सरेज जो स्कैटर्ड हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखता है, और तो आपको क्या करना है स्कैटर्ड वेव का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है जो दिया है पहले लिख दीजिए, गिवन दैट, सबसे पहले गिवन दैट लैम्डा इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद क्या कर रहा है हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब स्कैटरिंग एंगल थीटा इक्वल टू 180 अंश होगा। अभी हमने आपको स्पेशल केस में बताया है कि जब स्कैटरिंग एंगल 180 अंश होगा उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अर्थात कॉम्पटन शिफ्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी थीटा इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। उसके बाद एच का मान आप जानते ही हैं 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। उसके सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और रेस्ट मास एम नॉट इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 क्या किलोग्राम। 9 10 में 1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब आप फार्मूला जानते ही हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कॉम्पटन शिफ्ट का, वी नो दैट क्या डेल्टा लेमडा बराबर लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना लेमडा डैश निकालना है, तो इम्प्लाइज दैट लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा प्लस एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब सब वैल्यू जो यहाँ दिया गया वही उठा के यहाँ क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो लेमडा का मान 10⁻10 प्लस एच का मान 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड अपान एम नॉट का मान है 9.1
इंटू 10⁻31 जूल इंटू नहीं किलोग्राम, और C का मान 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा का कॉस थीटा मान यहाँ क्या दिया है, स्कैटरिंग 180 अंश, कॉस 180 का मान क्या होता है -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1। ठीक, अब इसको कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा 10⁻10, हम यहाँ सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 1 13.2 इंटू 10⁻34। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 27.3 इंटू 10⁻31 में से 8 जाए कितना होगा, जी 11 में 60 गए 3, ये हो गया। यहाँ माइनस से ऊपर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 10⁻10 प्लस 13.24 अपॉन 27.3 इंटू 10⁻34 प्लस 23। आप इधर का नोट कर चुके होंगे। चलिए यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं, क्या कैलकुलेशन ही तो बचा है। लैम्डा डैश इक्वल टू 10⁻10 प्लस आपका हो जाएगा 13.24 अपॉन 27.3 इंटू 10⁻11 -11 हो गया। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1.0485 इंटू 10⁻10। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद एक पॉइंट क्या कर लेंगे, आप उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 1.0485 इंटू 10⁻10 हो गया। आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, तो इसको जब हम कन्वर्ट कर देंगे हो जाएगा लैम्डा डैश इक्वल टू 1.0485 क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यही आप क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका प्रॉब्लम था, ये आपका सलूशन हो गया। तो यहाँ पे हम देखे कि एक्स-रेज का वेवलेंथ दिया गया है और जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, अर्थात 180 डिग्री है स्कैटरिंग एंगल। तो यहाँ से स्कैटर्ड वेवलेंथ अर्थात लैम्डा डैश आपको फाइंड करना है। कॉम्पटन शिफ्ट का एक्सप्रेशन आपने फाइंड किया और इसी पे आपने वैल्यू रख करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। ये आपका हो गया कॉम्पटन शिफ्ट, उससे रिलेटेड कॉम्पटन इफेक्ट। और हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया है और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आप किसी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नीचे आप कमेंट कर जरूर दीजिएगा। इसका PDF आपको लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर वेव, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली इक्वेशन। इन सब के लिए अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। थैंक्स।